प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुरेश खराड़ी ई कक्षा चैनल के माध्यम से हम सेमुषी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण पढ़ रहे हैं और इससे अगली कक्षा में हमने संपूर्ण पाठ के 7 पद्यांशों का सस्वर वाचन कर लिया था। आज की कक्षा में हम हर श्लोक को पद्यांश को लेकर उसका सप्रसंग और शब्दार्थ और व्याकरण के संधि समास विशेषण विशेष्य इन सब को व्याकरणिक प्रक्रियाओं को समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला श्लोक है जो कि आपको दिख रहा है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव चरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालाय चक्रम मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रम दूर्दान्तेन दशे रमुना स्यादनैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से हमारा ये पहला श्लोक है। देखो विद्यार्थियों, आपने अगली कक्षा में पढ़ लिया था कि इस पाठ के लेखक है वो कौन है? हरिदत्त शर्मणः। सूची पर्यावरण जो पाठ है उसके लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मणः। और यह ग्रंथ कहां से लिया गया है? तो लस लत्तिका से लिया गया है। तो ग्रंथ और कवि का नाम आपको याद रखना है। तो कवि हरिदत्त शर्मा है, वो कहते हैं कि दुर्वहम अत्र यानी यहां से मां में आ निकल जाएगा तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ। दुर्वहम यानी कठिन, दुर्वहम कठिन, जीवितम जीना, जातम क्रिया है तो इस बात का ध्यान रखें, जातम हो गया है। जातम का अर्थ होता है हो गया है। क्या हो गया है? यहाँ जीना कठिन हो गया है। कहां जीना कठिन हो गया है? महानगरों में, क्योंकि कभी महानगरों की बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि महानगरों में जीना कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव चरणम, इसलिए हमें कहां जाने की आवश्यकता है? प्रकृति के चरणों में, वहीं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करेंगे और वहीं रहेंगे। तो कवि कहते हैं महानगरों में जीना कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति के चरणों में जाना चाहिए। और सूची पर्यावरणम, सूची मतलब स्वच्छ, सूची का अर्थ होता है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। महानगर मध्य महानगरों के बीच में चलद निशम, ये व्याकरण का शब्द है, इसमें संधि है। संधि कौन सी है? तो देखोगे आप यहाँ द दिख रहा है, तृतीय वर्ण दिख रहा है, और तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश होता है जसत्व संधि, जसत्व व्यंजन संधि में। तो यहाँ हो जाएगा चलत, चलत।
और त में से अ निकलेगा तो अनिशम, चलत अनिशम। चलत मतलब चलते हैं, अनिशम मतलब दिन रात, अनिशम दिन रात। कालाय चक्रम, कालाय चक्रम का अर्थ होता है लोह चक्र, लोह चक्र। जो लोह चक्र है वो चलते रहते हैं, कहां पर चलते रहते हैं? महानगरों में। तो महानगरों के बीच में, महानगरों के बीच में चलद निशम चलते रहते हैं, कालाय चक्रम लोह के चक्र कैसे चलते रहते हैं? दिन रात चलते रहते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ महानगरों में लोह चक्र दिन रात चलते रहते हैं। तो ये क्रिया है वो यहां पर है, लेकिन अपन जब अन्वय करेंगे तो इसको लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि लय के अनुसार जमा हुआ है अभी तो श्लोक के शब्द, और अपन अन्वय करते हैं तो हम अन्वय करते समय उनको वापस कर्ता, क्रिया और अन्य शब्दों को उसके यथास्थान पर वापस रख देते हैं। इस प्रकार से अन्वय किया जाता है। तो इस प्रथम पंक्ति का अपन अन्वय कर लेते हैं। इसका अन्वय बनेगा, प्रथम पंक्ति का अन्वय यहां लिख देता हूं मैं। महानगर मध्य, ये शब्द यही आएगा। महानगरों के बीच में लोह चक्रम, कालाय चक्रम, कालाय चक्रम अनिशम, अनिशम चलद, द था लेकिन संधि के कारण उसको विच्छेद किया तो त बन गया चलत। पहली लाइन का अन्वय हमने किस रूप में किया? क्योंकि इसमें जो लाइन शब्द जमे हुए हैं वो लय के अनुसार जमे हुए हैं, लेकिन उनको अपने वापस अन्वय करके क्रिया और कर्ता को यथास्थान लेके अन्य शब्द को भी व्यवस्थित करके अन्वय कर लिया। उसे ही अन्वय कहते हैं, शब्दों को वापस, कर्ता और क्रिया को वापस व्यवस्थित करना। तो अर्थ के अनुसार वापस जमाना, तो हमने जमा दिया है। महानगरों के बीच में लोह चक्र दिन रात चलते रहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में आप अनुवाद करोगे, सीधा लाइन टू लाइन शब्द को क्रम से अनुवाद करते हुए जाओगे, सही अर्थ निकलेगा। अगला है मना सोच्यत तनुपेश्यद भ्रमति सदा वक्रम। मना का अर्थ होता है मन, मना का अर्थ अपना मन, सोच्यत शोषण करते हैं, मन का शोषण करते हैं। तनुपेश्यद, तनु का मतलब होता है शरीर, तनु का अर्थ होता है शरीर। मन का शोषण करते हैं, कौन करते हैं? लोह चक्र। तनु पेश्यद, और अपने शरीर को भी पीड़ा देते हैं, पेश्यद उस शरीर को भी पीड़ा देते हुए भ्रमति सदा वक्रम, घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? हमेशा टेढ़े घूमते रहते हैं। लोग के चक्र हमेशा इस प्रकार गोल गोल घूमते हैं, तो उसको टेढ़े घूमते रहते हैं। क्या करते हुए? हमारे मन को पीड़ा देते हुए और शरीर, मन का शोषण करते हुए और शरीर को पीड़ा देते हुए हमेशा सदा घूमते हैं। तो यहां पर तो इसका अन्वय होगा, वो होगा मना सोच्यत तनु पेश्यद भ्रमति सदा, ये इधर आ जाएगा, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, भ्रमति सॉरी। तो इसका अन्वय इस प्रकार हो गया, मना सोच्यत तनु पेश्यद
सदा वक्रम भ्रमति, ये जो क्रिया थी हमने बाद में ले ली अन्वय को सही जमाने के लिए, और बाकी इधर से जमा हुआ है मन का शोषण होता है और शरीर को पीड़ा देते हैं ये लोह चक्र, और सदा हमेशा टेढ़े घूमते रहते हैं। दूरदांतेर, यहाँ देखो यहाँ र है, यहाँ संधि है, और स्नेर यहाँ भी र र, जहां र दिखता है तो रुत्व संधि होती है, विसर्ग का भाग है रुत्व। अपन संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा संधि र कहां कैसे होता है, र से वापस विसर्ग कैसे बनता है, तो वो हम व्याकरण का भाग पढ़ेंगे उस समय समझ लेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन संधि है, रुत्व संधि। जहां र दिखे वहां रुत्व संधि होती है, और यहाँ र के जगह अपन विसर्ग लगा देंगे, र के जगह विसर्ग आदेश हो जाएगा विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा दूरदांते दूर दांतय के बाद में र का विसर्ग आदेश हो जाएगा। आगे स्ने, र के जगह विसर्ग आदेश हो जाएगा। अमुना, देखो इस शब्द में रुत्व संधि थी दो जगह, और उनको विच्छेद करने पर क्या बन गया, दूरदान विसर्ग, र के जगह विसर्ग आदेश हुआ, यहाँ भी विसर्ग के र के जगह विसर्ग आदेश हुआ रुत्व संधि के कारण। और यहाँ भी संधि है अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, सॉरी अनुनासिक संधि के कारण पहले अक्षर को पांचवा आदेश होता है। यहाँ पर आपको पांचवा न दिख रहा है, त वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर न, तो पांचवे का पहला कर देंगे विच्छेद संधि का विच्छेद करते समय, तो इसका बनेगा स्यात प्लस एव, स्यात प्लस एव, स्यात। अब यहां दो न दिख रहे हैं तो उसके लिए एक यहाँ न जुड़ा हुआ है तो इसका न निकाल देते हैं पहले। स्यात प्लस न प्लस एव, यहां भी दो संधि है, त का क्या बना, त का न बना, यहाँ तो थी अनुस्वार संधि, और यहाँ पे न अ प्लस ए बराबर आई बना, यहाँ वृद्धि संधि थी। इस प्रकार से संधि का अपन ने विच्छेद कर लिया और ये शब्द हमें मिल गए। आगे जनग्रसनम, लोगों का रहना कठिन हो गया है। जनग्रसनम का अर्थ होता है रहना कठिन हो गया है। अब ये तो अपन ने संधि तोड़ी है, केवल यहां से संधि तोड़ी रुत्व संधि के कारण, और यहाँ अनुस्वार, और यहाँ पर दीर्घ संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ए दिखता है, अ प्लस ए बराबर आई बनता है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि थी। तो इस प्रकार से इसमें इस शब्द में रुत्व संधि है, इस शब्द में दो संधियां हैं, इसमें दो जगह से हमने विच्छेद किया, दोनों जगह रुत्व थी, लेकिन इसमें जो पहले यहाँ पर तो थी अनुस्वार संधि और यहाँ पर थी वृद्धि संधि, तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों में संधि को अपने निकाल लिया। अब इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय बनेगा दूरदांते, ये तो खाली संधि का विच्छेद किया है, अब अन्वय यहां लिख रहा हूं, इसका पहली लाइन का अन्वय ये रहा, दूसरी लाइन का अन्वय इस प्रकार बनेगा, और तीसरी लाइन का अन्वय दूरदांतेर दशेर मुना, तो यहां अपन ने टुकड़ा कर लिया है, संधि का विच्छेद कर लिया, उसके अनुसार जमाएंगे तो दूरदांते अमुना
स्नेह न एव 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 न जनग्रसनम स्यात्। स्यात् क्रिया है, कर्तरी पद अंतिम में निकल जाएगा। इस प्रकार से ये निकल गया। तो ये पहली लाइन का अन्वय हो गया। महानगर मध्य कालाय चक्रम अनिसम चलत। महानगरों के बीच में लोह चक्र रात दिन चलते रहते हैं। दूसरे का मना शोष्यत तनुपेश्यद सदा वक्रम भ्रमति। यहाँ श्लोक में भ्रमति सदा वक्रम था, लेकिन अन्वय के रूप में अपने सही जमात तो क्रिया को बाद में ले लिया, तो भ्रमति बाद में आ गया। तो मन का शोषण करते हुए, शरीर को पीड़ा देते हुए सदा टेढ़े घूमते रहते हैं, क्या? लोह चक्र। अगली लाइन में दूरदांते दशर अमुना स्याद्ने जनग्रसनम। तो दूरदांते अमुना, इन तीखे दांतों से, इन तीखे तीखे दांत किसके? लोह चक्र है, उनके तीखे तीखे दांतों में रहना कठिन हो गया। किसका किसका रहना कठिन हो गया है? लोगों का वहां महानगरों के बीच में रहना कठिन हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा? इस श्लोक में अन्वय पढ़ लिया और श्लोक का जो संदिग्ध के शब्द थे उनको तोड़ के अलग कर दिया। अब संधि और अन्वय के बाद में हम इस श्लोक के कुछ और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेष्य, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका कहाँ का कौन सा शब्द क्या है वो देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पे पहली लाइन में आपको पूछा जाए, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में बंद आ जाएगा यहां से यहां तक, और प्रश्न बन जाए कि इस अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? तो इस वाक्य में कर्ता कौन हो जाएगा? क्रिया तो हो गई जातम, ये क्या है? क्रियापदम। क्रिया मतलब क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना पाया जाए। तो पर्यावरण वहां जीना कठिन हो गया है। जातम मतलब हो गया है, होना क्रिया है, और होना क्रिया का कर्ता कौन है? तो कठिन कैसा हो गया है? तो कठिन हो गया है, तो इसका कर्ता बन जाएगा कर्तृपद दुर्वहम। क्या हो गया है? कठिन हो गया है। ठीक है, क्रिया पे क्या का प्रश्न करोगे तो कर्ता आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़े तो यहां देखो दो शब्द है, सूची और पर्यावरण। सूची और पर्यावरण। पर्यावरण कैसा है? सूची मतलब स्वच्छ। तो ये है विशेषण विशेष्य। तो विशेषण कौन सा है? तो जिसकी विशेषता जिस रूप में विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य। तो यहाँ पर्यावरण की विशेषता बता रहे हैं कि पर्यावरण कैसा है? स्वच्छ है, शुद्ध है। तो ये सूची है जो तो हो गया विशेषण, तो ये हो गया विशेषण। विशेषण और ये पर्यावरण है शब्द है वो क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य। ठीक है, तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना है, क्योंकि श्लोक देखे आपको उसमें प्रश्न ढूंढने के लिए आते हैं। उसमें भाषिक कार्य में दो प्रश्न इसी के माध्यम से पूछे जाते हैं, या तो विशेषण विशेष्य या कर्ता क्रिया, या फिर संज्ञा या सर्वनाम, या फिर विलोम या पर्याय। तो अपन व्याकरण का एक एक शब्द का तोड़ निकाल रहे हैं, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं। आप तो बने रहिए मेरे साथ। केवल इस लाइन में पूछा जाए, ये लाइन यहां से यहां इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, और पूछा जाए कि महानगर मध्य चलद मिशम काला चक्रम। इस लाइन में, इस पंक्ति में
अस्मिन् पदे क्रियापदम किम, इस पंक्ति का क्रियापद कौन सा है? तो आपको मैंने अर्थ लिखा दिया था, यहां से अपन ने टुकड़ा किया था और इसमें द के जगह त किया था, तो क्रिया क्या निकली थी? चलत। चलत मतलब चलते रहते हैं, तो ये चलत है, वो यहाँ का क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रियापदम किम, इस लाइन में क्रियापद कौन सा है? तो इस लाइन में क्रियापद चलद है। किसका? चलद क्रिया का कर्ता कौन है? तो इसके जो क्रिया है चलद, इस पे क्या का प्रश्न करो, क्या चलता है? तो आपका उत्तर आएगा कालाय चक्रम। तो इसका क्रिया का कर्ता कौन हो गया? कालाय चक्रम। तो ये क्या है? कर्ता, क्रिया और कर्ता। आगे अगली लाइन में बढ़े, तो अगली लाइन में देखो, इसमें क्रिया, तीन क्रिया है, कौन कौन सी देखो? शोष्यत यानी शोषण होता है, पेश्यत पीड़ा देता है, भ्रमति घूमता है। तो जहां भी कार्य का होना या करना पाया जाए वहां क्रिया होती है। तो इस वाक्य में कितने क्रिया हो गई? तीन क्रिया हो गई। कौन कौन सी? मन के लिए कौन सी क्रिया आ गई? शोषित, मन का शोषण होता है। तनु पेशेष, शरीर को पीड़ा देते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा कैसे घूमते हैं? टेढ़े। तो यहां पर क्रिया तीन है। तो ये क्रिया शोष्यत क्रिया, शोषित प्रश्न आ जाए, शोषित क्रिया या कर्ता कह, शोषित क्रिया का कर्ता कौन है? तो आपको इस पे क्या का प्रश्न करना है? किसका शोषण होता है? तो किसका शोषण होता है? मन का। तो ये इस क्रिया का कर्ता कौन बन जाएगा? कर्ता मनः। तनु पेशद, पेशद पीड़ा देता है, तो पीड़ा कौन देता है? ये तो क्रिया हो गई इसकी, क्रिया। और पेशित क्रिया या कर्ता का, तो पेशित क्रिया का कर्ता कौन है? तो इसका कर्ता हो गया तनु, यानी शरीर। किसको पीड़ा देते हैं? शरीर को। तो इसका कर्ता, कर्ता क्रिया का विशेष ध्यान रखना, इस पाठ में बहुत है कर्ता और क्रिया। भ्रमति घूमते रहते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए भ्रमति क्रिया का कर्ता कौन है, तो बताइए आप, भ्रमति क्रिया का कर्ता कौन है? तरीका मैंने बता दिया है कि क्रिया पर क्या का प्रश्न करो। भ्रमति मतलब घूमना, तो क्या घूमता है? तो इस लाइन में तो आपको मिलेगा नहीं क्या घूमता है, क्योंकि ऊपर की लाइन में अपन पढ़ के आए क्या घूमता है। लोह चक्रम या कालाय चक्रम। तो भ्रमति क्रिया का कर्ता कौन बन जाएगा? कालाय चक्रम। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से अपन क्रिया और कर्ता निकाल रहे हैं। इस लाइन में पूछा जाए कि क्रिया कौन सी है, ये लाइन देके पूछ ले कि क्रिया कौन सी है, तो आपको क्रिया कहां मिलेगी? यहाँ पर अपन ने टुकड़ा किया था संधि के रूप में, अनुनासिक संधि के रूप में, तो वहां पर निकली थी क्रिया अपनी स्यात। स्यात न प्लस एव निकला था, तो वहां पर स्यात क्रिया, स्यात मतलब हो गया है। क्या हो गया है? जीना, वहां पर लोगों का रहना, जन ग्रसनम, लोगों का रहना महानगरों में कठिन हो गया है। तो इसमें क्रिया ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने इस श्लोक के क्या में क्या क्या पढ़ा? पहले तो पढ़ा उसका अन्वय करना, फिर पढ़ा उसके शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद में हमने पढ़ लिया है क्रिया और कर्ता, और जो व्याकरण के संधि संधि के एक दो उदाहरण है तो उन्होंने उनको भी हमने देख लिया। अब हम आगे आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहला श्लोक में अपन ने सब कुछ व्याकरणिक कार्य पूरा हो गया है। तो दूसरा श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 2, इत्य श्लोक।
कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हनन्ता यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिनं संचरणं शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से ये दूसरा श्लोक है। तो पहले श्लोक में कवि ने क्या समझाया कि पहले श्लोक में कवि कहते हैं कि महानगरों में जीना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि यहाँ रात दिन क्या चलते रहते, कालाय चक्रम। तो कवि कहते हैं कि उन कालाय चक्रम के कारण जीना वहां पर कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि वह हमारे मन को क्या करते हैं, मन को पीड़ा देते हैं और शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस प्रकार से वहां उन बड़े बड़े दांतों वाले यंत्रों के बीच में रहना बहुत कठिन हो गया है। अब अगले श्लोक में हम आ गए दूसरे श्लोक में। दूसरे श्लोक में कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काला काला धुआं छोड़ती है। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल मतलब काजल जैसा, काजल जैसा काला। कज्जल मलिनम का अर्थ हो गया, क्या हो गया? काजल जैसा काला। क्या है काजल जैसा काला? धूमम, धूमम मतलब धुआं, धुआं। काजल जैसा काला क्या है? धुआं। मुच्यते छोड़ती है, छोड़ती है। कौन छोड़ती है? सत सकटियानम, सत का मतलब 100, सकटियानम मतलब गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां। सत सकटियानम का हो जाएगा अर्थ सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां है वो काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। अब इसका अन्वय शब्दार्थ देख लिए, अन्वय देख लेते हैं इस लाइन का अन्वय। अन्वय कज्जल मलिनम, पहले ये शब्द देखो हिंदी में अर्थ करते, देखो एक एक शब्द का मैंने अर्थ लिख दिया है। कज्जल मलिनम काजल जैसा काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है, सत सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां। अब आप ही देख लो, हिंदी शब्द को देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आता है कर्ता। तो इसमें कर्ता है कौन? मुंचती तो क्रिया है, मुंचती मतलब छोड़ना। तो कौन छोड़ने वाला कौन है? तो छोड़ने वाली है सैकड़ों गाड़ियां। तो कर्ता है वो सबसे पहले आ जाएगा अन्वय में। तो इसका बन जाएगा सत सकटियानम सत सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां। उसके बाद देखो क्या आएगा? धुआं छोड़ती है या काजल जैसा काला। तो इसके बाद ये आएगा काजल जैसा काला, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम। कज्जल मलिनम, काजल जैसा काला। काजल जैसा काला क्या है? धुआं। तो यहां आ जाएगा धूमम, और मुंचती क्रिया हो गई, अंतिम में आ जाएगी मुंचती। मुंचती मतलब छोड़ती है। कौन छोड़ते हैं? सत सकटी यानम। क्या छोड़ते हैं? काजल जैसा काला धुआं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वाष्पयान माला, तो वाष्पयान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ी। वाष्प यानी धुआं निकालती है। धुआं कौन निकालती है? रेलगाड़ी। तो वाष्पयान माला संधावती, सम उपसर्ग पूर्वक
धावती सम उपसर्ग है और धातु के साथ धावती के साथ सम उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बना सम धाती धावती दौड़ता है और सम मतलब तेज तेज दौड़ती है रेलगाड़ी तेज दौड़ती है वितरंती ध्वानम वितरंती यानी बांटती रहती है क्या बांटती है ध्वानम मतलब धुआं धुआं बांटती रहती है तेज दौड़ती हुई धुआं बांटती रहती है तो इसका अर्थ हो गया वाष्पयान माला लिखने इधर लिख दो चलो वाष्पयान माला वाष्पयान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ी संधावती तेज दौड़ती है वितरंती बांटती हुई ध्वानम ध्वानम मतलब धुआं वाष्पयान माला रेलगाड़ी संदाती तेज दौड़ती हुई वितरंती बांटती है ध्वानम धुआं क्या बांटती है धुआं कौन बांटता है रेलगाड़ी तो आप देख लो रेलगाड़ी तेज दौड़ती हुई बांटती है धुआं सबसे पहले क्रिया कौन सी हो गई तेज दौड़ना इस लाइन की क्रिया कौन सी है तेज दौड़ना और यहां भी क्रिया है बांटती हुई तो दो क्रियाएं हैं तो यहां से वाक्य अपन अलग कर देंगे और यहां से अलग कर देंगे तो वाष्पयान माला संदाती ये तो जमा हुआ है वैसे अन्वय इस लाइन का अन्वय हो जाएगा वाष्पयान माला संदावती वितरंती ध्वानम तो वितरंती वितरंती क्या है क्रिया है बांटती है तो इसका कर्ता पहले आ जाएगा ध्वानम तो ध्वानम वितरंती इस प्रकार से दूसरी लाइन का अन्वय हो गया अगली लाइन है याना नाम पंक्तयो अनंता कठिनम संचरणम याना नाम यहां अर्थ लिख दू याना नाम गाड़ वाहनों में वाहनों की हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का है वाहनों की पंक्तियों पंक्ति में पंक्तियों पंक्ति में कठिनम कठिनम का अर्थ लिखाने की आवश्यकता नहीं कठिन संचरणम संचरणम का अर्थ होता है वहां पर विचरण करना या घूमना अब इसका अन्वय देखो वाहनों की पंक्तियों में घूमना कठिन हो गया है अनंता का अर्थ रह गया है
है का यहाँ पे संधि है, कौन संधि है? यण संधि। और यण संधि को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ही प्लस अनंता, ही प्लस अनंता, अनंता मतलब अनेक। तो अनेक, इस लाइन का अन्वय करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? अनंता का अर्थ लिख देता हूं इधर, अनंता, अनेक। तो अनेक वाहनों, यहां से अन्वय कैसे जमेगा? देखो, ये दूसरी लाइन का ये शब्दार्थ थे, ये दूसरी लाइन के शब्दार्थ है और ये तीसरी लाइन के शब्दार्थ है, और पहली लाइन के शब्दार्थ यहां ही लिख दिए, ठीक है। और अन्वय इनके साथ, इस लाइन का अन्वय ये, इस लाइन का अन्वय ये, और इसका अन्वय यहां लिख देंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें अन्वय में लेंगे तो सबसे आगे कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ अर्थ करोगे तो आपको अनेक गाड़ियां, देखो, अनेक वाहनों की पंक्तियों में विचरण करना या घूमना, विचरण करना को घूमना भी कह सकते हैं। वहां पर घूमना या विचरण करना कठिन हो गया है, कठिनम, कठिनम संचरणम, कठिन, वहां घूमना कठिन हो गया, संचरण मतलब घूमना कठिन हो गया, विचरण करना या घूमना। तो यह क्रिया है, ये संचरणम क्रिया है। तो इसको अब यहाँ अन्वय में जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा है अनंता। देखो, यहाँ अनंता जोड़ा है, अनंता, तो ये सबसे पहले अन्वय में अनंता, अनंता मतलब अनेक, याना नाम, याना नाम, पंक्तियों, पंक्तियों, अनंता याना नाम पंक्तियों ही, ये जो ही निकला वो यहां जुड़ जाएगा, ही कठिनम संचरणम। इस प्रकार से अन्वय इसका इस प्रकार से होगा। तो तीनों लाइन का हमने अन्वय कर दिया है। पहली लाइन से अब अर्थ कर लेते हैं। चलो, अन्वय के बाद शब्दार्थ देखो, इस श्लोक में क्या क्या लिखा है अभी मैंने इस स्लाइड पे। तो पहली लाइन का अर्थ लिखा है, देखो एक बार वापस रिवाइज कर लो। कज्जल मलिनम, काजल जैसा काला, सोमम धुआं, मुंचती छोड़ती है, सत्य सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ी, संदारती तेज दौड़ती हुई, वितरंती बांटती है, ध्वानम धुआं, यानानाम वाहनों की, पंक्तियों पंक्ति में, कठिनम कठिन हो गया है, संचरणम वहां पर विचरण करना या घूमना, और अनंता, या अनंता है, अनंता मतलब अनेक। तो अब इसमें अपन अर्थ कर लेते हैं। अब इसके अनुसार अर्थ करेंगे तो शब्द आगे पीछे अर्थ की जो एक लाइन में जमेगा नहीं, तो अपन अन्वय किया है अपन ने जमा के, वहां से अर्थ देखते हैं। सतसकटियानम सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल जैसा धुआं, काजल जैसा काला, धूमम धुआं छोड़ती है। तो पहली लाइन का अर्थ हो गया सैकड़ों गाड़ियां महानगरों में, पहले श्लोक पढ़ के आए पहला कि महानगरों में सैकड़ों गाड़ियां हैं, वो क्या करती है? काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। दूसरी लाइन, वाष्पयान माला संदाती, रेलगाड़ी तेज दौड़ती हुई, ध्वानम वितरंती धुएं को बांटती रहती है, अनंताम याना नाम पंक्तियों अनेक गाड़ियों या वाहनों की पंक्तियों में, ही कठिन संचरणम वहां से निकलना, वहां से घूमना, वहां विचरण करना क्या हो गया है? बहुत ही कठिन हो गया है। क्यों हो गया कठिन? क्योंकि वहां जो है गाड़ियां, वो क्या हो रहा है? वहां पर
ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक के कारण वहां पर घूमना कठिन हो गया। कहां पर? महानगरों में। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे महानगरों को छोड़कर हम स्वच्छ वातावरण में आ जाएं। तो सूची पर्यावरण, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना है, इसलिए हम स्वच्छ पर्यावरण में आ जाएं। तो इसमें अपने क्या क्या देखा? अर्थ और अन्वय। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसमें व्याकरण का कोई व्याकरणिक दृष्टि से देख लेते हैं इस श्लोक को। देखो, कज्जल मलिनम, दो शब्द दिख रहे हैं आपको, कज्जल मलिनम धूमम, दोनों की विभक्ति एक है। तो आपको मैंने बार बार बता दिया है किस किस बात का ध्यान रखना है। एक तो विशेषण, विशेष्य, दूसरा कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, पर्याय और विलोम। श्लोक देखे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भाषिक कार्यम 2 नंबर के बोर्ड में प्रश्न आते हैं, तो वो क्या क्या पूछेंगे? आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में पैटर्न एक जैसा है, इनमें से ही आपको प्रश्न पूछने वाले हैं और इनके एक एक शब्द की मैं विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहा हूं। तो आपको समस्या होनी नहीं चाहिए, और कोई होती है समस्या तो आप कमेंट करें, उसके अनुसार मैं क्लास को सरल बनाने का प्रयास करता रहूंगा। कज्जल मलिनम धूमम, ये दोनों शब्द है वो क्या है? विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य मतलब एक शब्द विशेषण है और दूसरा उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे इसमें काजल जैसा काला धुआं, विशेष्य क्या हुआ? धुआं, ये हो गया विशेष्य। और ये क्या है? विशेषण। धुआं कैसा है? काजल जैसा काला। तो जो जैसे अपन एक सरल उदाहरण देख लेते हैं, काली गाय। गाय कैसे, किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाय की। तो गाय तो हो गई कर्ता, उसकी कौन हो गई? कर्ता या विशेष्य। गाय क्या हो गई? कर्ता, और उसके जो विशेषण है वो गाय कैसी दिख रही है? तो काली। तो काली गाय का, गाय है वो विशेष्य है और काली शब्द है जो विशेषण है। उसी प्रकार यहाँ धुआं विशेष्य है, धुएं की विशेषता क्या है? कि धुआं काजल जैसा काला है। तो ये शब्द विशेषण विशेष्य में पूछ सकते हैं आपको। सीधा ही प्रश्न बनेगा कि धूमम इति पदस्य विशेषणम पदम किम, धूमम इति पदस्य विशेषणम पदम किम। इधर से इधर भी पूछ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकता है कि कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष्य किम, विशेष्य भी पूछ सकते हैं और विशेषण भी पूछ सकते हैं। आगे मुंचति, मुंचति क्या है? मैंने बता दिया था, अर्थ बताया था, बोलो क्या है? कर्ता, कर्ता नहीं क्रिया। ये क्या है? क्रिया। मुंचति क्रिया, छोड़ती है, तो इसका क्रिया का कर्ता भी होगा। कर्ता कौन है? तो ये हो गया कर्ता। सत सकटियानम। प्रश्न देखो, विशेषण विशेष्य क्रिया कर्ता, विशेषण विशेष्य कर्ता क्रिया, एक लाइन में चारों व्याकरण के जो ये हैं भाग वो निकल गए। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला क्या है? संधावती क्या है? तेज दौड़ती है। तो ये तो हो गया तेज दौड़ना, क्या हो गया? क्रिया। तो ये तो हो गया क्रियापदम। और ये क्या हो गया? क्रिया का कर्ता कौन है? संधावती, तेज दौड़ती है। कौन तेज दौड़ती है? तो रेलगाड़ी। तो इसका हो गया ये, इसका क्रिया का ये कर्ता हो गया। क्रिया को करने वाला कौन है? रेलगाड़ी। तेज कौन दौड़ता है? रेलगाड़ी। वितरंती ध्वानम, धुआं बांटती है। वितरंती
ये तो हो गई क्रिया, और इस क्रिया का कर्ता हो गया द्वानम, धुआं। क्रिया वितरण थी और कर्ता द्वानम। तो इसमें एक भी शब्द कहीं खाली नहीं रहा है, सब में क्रिया, कर्ता, विशेषण, विशेष्य निकल रहे हैं। अपन थोड़ा समय लगेगा अपन को, लेकिन इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि कहीं एक नंबर भी अर्थ में पूछ ले, चाहे विशेषण, विशेष्य, संधि, समास, जो भी शब्द है हर तरह से बारीकी से पढ़ेंगे। यानानाम पंक्तयो हैनंता कठिनम संचरणम। यहां देखो, यहां शब्द है दो, कठिनम, संचरणम, दोनों में विभक्ति देखो, विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया और संज्ञा सर्वनाम में जिस वचन और विभक्ति में विशेषण होगा उसी विभक्ति और वचन में विशेष्य होगा। इसका भी इसी प्रकार कर्ता जिस स्थिति में होगा उसी विशेषण उसी वचन में क्या होगा, क्रिया होगी, और संज्ञा और सर्वनाम भी। तो वचन और विभक्ति उनकी समान ही होगी। तो आपको यहां देखा आपने, तो यहां क्या था, द्वितीया के, दोनों द्वितीया के एक वचन में विशेषण और विशेष्य, और कर्ता यहां पर एक वचन है तो यहां क्रिया भी एक वचन है। तो उनका विभक्ति और वचन विशेषण, विशेष्य और कर्ता क्रिया के समान रहते हैं, एक समान रहते हैं। यानानाम पंक्तयो, अब ये भी विशेषण, विशेष्य, वाहनों की लाइनें, वाहनों की लाइनें। तो वाहन क्या है, कर्ता है, कर्ता नहीं, विशेष, विशेष्य, और इसका विशेषण क्या है, पंक्तियां। किसकी पंक्तियां है, वाहनों की। तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण। कठिनम संचरणम, संचरणम कैसा हो गया, कठिन, तो ये हो जाएगा विशेष्य और ये विशेषण। यहां पे देखो, वाहनों की पंक्तियां है, लेकिन वाहनों की पंक्तियां कितनी है, अनंत है, तो इसका विशेषण ये हो रहा है, अनंता, अनंता। ठीक है, यानानाम अनंता, वाहनों की अनेक पंक्तियां हैं। इस प्रकार से हमने इस श्लोक का भी व्याकरण के जो भी विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया और संज्ञा सर्वनाम आदि को समझने का प्रयास किया। तो इसका अब हम हर एक श्लोक का उदाहरण लेके मैं पूछ लेता हूं कि एक पद्यांश में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जैसे एक पद्यांश, इसी पद्यांश से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अन्वय, पहला तो अन्वय, तो अन्वय अपन हर श्लोक का करते हुए चल रहे हैं। दूसरा सप्रसंग, सप्रसंग भावार्थ। तीसरा पठित बोधनम। चौथा श्लोक लेखनम। तो इस प्रकार से एक पद्यांश में से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अपन अन्वय का पढ़ लिया, सप्रसंग व्याख्या अर्थ करके बता रहा हूं वही है, और सप्रसंग कैसे लिखोगे कि एक का बता दूंगा तो सबका वैसे ही है, और उस श्लोक में किसके बारे में बताया गया वो लिखना। जैसे इसका सप्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश
अस्माकं पाठ्यपुस्तकं सेमुषि द्वितीयो भागस्य शुचि पर्यावरण इति पाठात् संकलितो अस्ति। अस्मिन् श्लोके कवि हरिदत्त शर्मणः किसके बारे में बताया गया है कि महानगरस्य जीवनम, यानी हिंदी में लिखना है वैसे हमें, तो क्या कहेंगे कि महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया, इस बारे में बताया गया है। और फिर इसका अर्थ लिख देंगे कि काजल जैसा धुआं छोड़ते हैं। कौन छोड़ते हैं? सत्सकटियानम, यानी सैकड़ों गाड़ियां काजल जैसा धुआं छोड़ती है, और रेलगाड़ी तेज दौड़ती हुई धुआं छोड़ते हुए तेज दौड़ती है, और वाहनों की उन पंक्तियों में इधर इधर जाना, घूमना, विचरण करना कठिन हो गया है। बिल्कुल सरल, भावार्थ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको एक बार अर्थ समझ लेना है, शब्दार्थ लिख देने हैं अपनी कॉपी में, और उनको याद करना है, और इस व्याकरणिक कार्य का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के नंबर कटते हैं वो इस व्याकरणिक कार्य में ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से अपना इस सभी में देखो, पठित बोधनम ये वाला काम बाकी है। अपने श्लोक लेखनम, श्लोक लिखने के लिए आएगा, ये याद है, आप श्लोक लेखनम में लिख भी सकते हैं। तो अब अभी मैं खाली दूसरे सभी काम इसके पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन एक रहन दिया है मैंने, क्या? पठित बोधनम। पठित बोधनम मतलब उसमें से प्रश्न निकालना। वैसे यहाँ पे व्याकरण वाले निकाल ही दिए, खाली एक पदेन और पूर्णम वाक्य इनके जो प्रश्न बनते हैं वो नहीं करवाए। लेकिन मैं 7 श्लोक के एक साथ में एक क्लास लेके आऊंगा, जिसमें 7 श्लोकों के अपठित बोधनम के जो प्रश्न निकलते हैं वो निकाल लेंगे। नमो नमः। इस कक्षा को अपन आज यहीं समाप्त करते हैं, और ये कक्षा आपको अगर आपके लिए उपयोगी हुई हो तो अपने मित्र को शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि वो भी इस कक्षा का लाभ ले सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लास की सूचना आपको समय पर मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। नमो नमः। पुनः मिलाम।